सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अभी दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। तो ये है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। कौन देता है इसको? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस बार ये कौन से नंबर का है? तो ये दूसरे नंबर का है, सेकंड है। और किसे मिला? प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा में काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से सुनना और आंसर देना कि 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में और हमने कई बार पढ़ा इसे। तो आंसर होगा ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इस पुरस्कार को, कौन सा पुरस्कार? शेख जायद बुक अवार्ड। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो पहली भारतीय मूल की व्यक्ति थी ताहिरा कुतुबुद्दीन, उनको मिला था वो अवार्ड और वो 15वें नंबर का था। लेकिन यहां पे जो बात कर रहे हैं वो दूसरे नंबर का है और ये है शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रोफेसर वजाहत हुसैन को मिला है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसी तरह से आपको याद आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी तो एक अवार्ड मिला था इसी तरह का। जायद जायद सुन के आपको है ना दिमाग में क्लिक जरूर कर रहा होगा अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो वो जो है वो आपने पढ़ा था कि वो यूनाइटेड अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था जिसको कहते हैं जायद मेडल। वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में। बाकी आप जानते हो अभी 32वां बिहारी पुरस्कार मिला माधव हाड़ा को। और भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं ये सृष्टि बख्शी, जिनको चेंज मेकर अवार्ड मिला था। और आपको याद होगा भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को 2022 के गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। उनमें से एक भारतीय हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, उनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और यूनाइटेड अरब अमीरात देता है ना इस पुरस्कार को, तो आपको याद है अभी जो एशिया कप हुआ था पुरुषों का, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था जिसको श्रीलंका ने जीत लिया था पाकिस्तान को हरा करके। और अभी महिलाओं का जो एशिया कप हुआ उसमें हमने श्रीलंका को हरा दिया, मतलब भारत ने जीत लिया और श्रीलंका हार गया। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय ये खोला गया? किस देश में? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो महात्मा गांधी जी के नाम पे एक संग्रहालय खोला गया है अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये अमेरिका में पहला है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के उपदेश और जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला था, तो आप आंसर करोगे अमेरिका में। और उसका नाम क्या था? किस नाम पे खुला? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खुलेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपसे मैं अगर पूछूं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, सब आंसर कर दोगे 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि अगले साल यानी कि 2023 में जो हम प्रवासी भारतीय दिवस है एनआरआई डे, ये कहाँ पे मनाएंगे? तो आंसर होगा इंदौर में। और देखो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और आता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह अवसर था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का और इस अवसर पर उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। तो एक और पॉइंट क्लियर हो गया आपका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में। और एक चंपारण सत्याग्रह, यहां से काफी बार प्रश्न बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया ये उनका पहला सत्याग्रह था। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहां से? एक प्रश्न तो ये बन जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह ये किससे संबंधित है? तो आंसर होगा नील की खेती से। और कब हुआ था ये 1917 में हुआ था। और कई बार मैं आपको बताता हूं या कई सारे टीचर भी आपको बताते होंगे कि एग्जामिनर क्या करता है, एक ही प्रश्न को तरीके से पूछता है। एक प्रश्न तो देखो अभी मैंने आपको बताया, पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो आप आंसर कर दोगे 1917 में। एक बार एग्जामिनर ने इसी प्रश्न को कैसे पूछा सुनो, कि महात्मा गांधी जी ये चंपारण कब आए थे? तो चंपारण गए थे, काय के लिए गए थे? इसी के लिए गए थे, यानी कि आंसर इसका 1917 ही होगा। और चंपारण है कहाँ पे? बिहार में है, ये भी याद रखो।
अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है ये कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और इसी को एग्जामिनर क्या पूछता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को ही, जिसे ही तो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो शुरू तो होती है ये दांडी यात्रा कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को, जब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गुजरात के दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 को। अच्छा, मुझे बताओ, जो ये दांडी यात्रा हुई थी, ये पैदल यात्रा थी, कितनी दूर वो चले थे? दूरी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। तो आंसर होगा 240 मील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन, अभी तक 2 ही वीडियो मैंने अपलोड किए थे जिसमें डेली 15-15 क्वेश्चन में अपलोड कर रहा था। वो सारे वही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था मैं रेंडमली कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे, उससे संबंधित जो भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो एक साथ कराने की कोशिश करूंगा। एक साथ कराऊंगा तो उससे फायदा क्या होगा? आपको पता लगेगा कि एक ही प्रश्न को एग्जामिनर कितनी तरह से पूछ रहा है और वो टॉपिक ही आपका कंठस्थ हो जाएगा। जितने भी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वो मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे, तो वो टॉपिक आपका ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन वीडियोस में मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया तो फिर हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ, रेस्पॉन्स मिला नहीं। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक बार जाओ उन वीडियो को जाकर के देखो। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप में शेयर करो, ताकि अगर उन पर रेस्पॉन्स आए तो हम आगे मेहनत करें। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मृणालिनी श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो अभी केंद्र सरकार ने मृणालिनी श्रीवास्तव को इसका निदेशक बनाया है। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत होती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005। कब होती है? 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई। 2005 का अधिनियम है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष वही हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष वही हैं जो CSIR के अध्यक्ष हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अध्यक्ष वही हैं जो अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब इसके निदेशक बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। इनका नाम भी याद रखना। आपको याद है भी CSIR की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने और नए CEO बने परमेश्वरन अय्यर। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अक्टूबर 2022 में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो मेघा से आपको पता लग जाएगा यहाँ बात हो रही है मेघालय की। तो ये है मेघा कयाक फेस्टिवल 2022। मेघा से आपने कहा मेघालय है। कयाक का मतलब क्या होता है? कयाक का मतलब होता है बोट, नाव। तो मतलब इस फेस्टिवल में बोटिंग वगैरह होगी, नाव वगैरह होगी। और किस नदी पे चलेगी? तो मेघालय की ट्रेव नदी पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये नदी एक व्हाइट रिवर है। व्हाइट रिवर मतलब प्रदूषण मुक्त है। और इस फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण है, ये भी याद रखना। ये भी 13 से लेकर 16 अक्टूबर तक हुआ। तो हुआ क्या इसमें? जो व्हाइट रिवर गेम्स होते हैं उनका यहाँ पे आयोजन हुआ। व्हाइट रिवर गेम्स मतलब जैसे कि राफ्टिंग वगैरह, वो गेम्स जो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, मतलब उनसे पानी दूषित नहीं होता। इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया। अब मेघालय में हुआ। अब आप कहोगे कि मेघालय को दिखाओ मैप में, तो वो हम दिखाएंगे। उससे पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। मुझे बताओ बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहोगे तेलंगाना में। बिल्कुल सही। लेवेंडर फेस्टिवल ये पहली बार मनाया गया कहाँ पे? जम्मू में। एक साओ जोआओ ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। और अभी चौथा शिरुई लिली फेस्टिवल
ये मनाया गया था। शिरुलिली कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। पहला नागा मिर्च फेस्टिवल अभी मनाया गया था नागालैंड में। और नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। चलो मेघालय को देखते हैं। ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में ही मिलेगा। और शिलोंग में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये भारत की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी भी है। 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना किसने की थी? पीए संगमा ने, जो कि इनके पिताजी थे। अभी आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता था मेघालय ने। और मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल भी किया गया। और याद रखना 2022 में जो दूसरा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? कौन होस्ट करेगा? मेघालय। मेघालय के शिलोंग में होंगे ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आंसर होगा मासिनराम, मेघालय में है ये। और आप मुझे बताओ मेघालय के गवर्नर कौन है वर्तमान में? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उस पनडुब्बी का, उस सबमरीन का नाम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा आईएनएस अरिहंत। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही बन गया कि भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी सबमरीन ये कौन सी है? तो आंसर होगा आईएनएस अरिहंत। और अभी इस आईएनएस अरिहंत से ही बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। और इस सबमरीन का जो डिजाइन है ये रशिया की अकुला 1 श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। इस पनडुब्बी की बात करें, इस सबमरीन के आईएनएस अरिहंत की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी है 6000 टन तक वजन उठाने की। और इसको 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और जब इसको शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, उसके बाद भारत विश्व का 6ठा देश बन गया जिसके पास इस तरह की सबमरीन हुई। और इसी से संबंधित एक उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ था, वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को कहां बनाया गया। अब आपको सारी नॉलेज हो गई, लेकिन उसने प्रश्न ये पूछ लिया कि कहां पे बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र है वहां पे इसको बनाया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है, तो आंसर होगा आईएनएस विक्रांत। और इसका निर्माण कहां पे हुआ? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में। आपको याद है रिम्पैक एक्सरसाइज, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से? आईएनएस सतपुड़ा। और आईएनएस तलवार की अगर बात करते हैं तो खाड़ी देशों में भारत के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन संकल्प लॉन्च हुआ था, तो इसमें आईएनएस तलवार इसको नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में। तो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन यानी कि जियो इंडिया 2022, इसका आयोजन अभी 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 तक किया गया। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसकी थीम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स। मतलब हमें जो कार्बन है उसके उपयोग को धीरे धीरे कम करना है, कार्बन मुक्त होना है और अपनी एनर्जी का जो पैटर्न है उसे बदलना है। मतलब अभी हम जो कोयले से एनर्जी बना रहे हैं, थर्मल एनर्जी या कन्वेंशनल एनर्जी, अब उसकी जगह हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा की ओर जाना है, जैसे कि सोलर वगैरह की ओर। तो क्या था इस सम्मेलन का उद्देश्य? कि प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध को साझा करना। ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, ये कई गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है और 20% तक दूसरी उच्च हाइड्रोकार्बन गैस होती है। वैसे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा आदर्श स्विका को। तो अभी आदर्श स्विका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और यहाँ पे ये किनका स्थान लेंगे? सीबी जॉर्ज का। और आपने पढ़ा होगा अभी सीबी जॉर्ज ये जापान में भारत के नए राजदूत बन गए। अच्छा, इनके अलावा जो अवतार सिंह है उनको गिनी देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और गिन्नी से याद आएगा बिन्नी, रोजर बिन्नी, ये भी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी में नए डायरेक्टर जनरल बने।
और सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? सुजॉय लाल थाउसेन। आप जानते हो हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने थे आर वेंकटरमणि। और कुवैत की बात करोगे तो कुवैत के अभी नए प्रधानमंत्री बने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। कैपिटल इसकी कुवैत सिटी होती है, करेंसी है कुवैती दिनार। आप जानते हो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं हातिम अल घिस, ये कुवैत के ही हैं, तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, दिसंबर 2022 में नवी आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा ये 8 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का विषय है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। गोवा से आपको फटाक से याद आया होगा कि भैया अगले साल जो नेशनल गेम्स राष्ट्र खेल होंगे 37 नंबर के, वो गोवा में ही होंगे। अभी 36वें नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, जिसमें पहले स्थान पर सर्विसेज था, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे हरियाणा था। आपको याद है अभी यूके की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और अभी जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे ना गुजरात में, उसमें योगासन को पहली बार शामिल किया गया था और उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? पूजा पटेल, ये गुजरात से ही है। वैसे आयुर्वेद मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। और इस साल जो आपने योगा डे मनाया था, वैसे कब मनाते हैं योगा डे? 21 जून को। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मैसूर कर्नाटक में, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 21। तो ये साइंटिस्टों पर, वैज्ञानिकों पर एक रैंकिंग है कि भैया किस देश के वैज्ञानिक किस पर काम कर रहे हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं। तो इसमें भारत को 21वें स्थान पर रखा गया है। इसमें दुनिया के टॉप 2% में 52 भारतीय वैज्ञानिक हैं। और हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं JB सिंह, उनको भारत के वैज्ञानिकों की सूची में टॉप पे रखा है। वैसे भारत तो 21वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। तो इस इंडेक्स में वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक प्रदर्शन, उसकी वैल्यू और साइंस को लेकर उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर यह रैंक की गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107वें नंबर पर है। उससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने पढ़ा था, भारत 40वें स्थान पर है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एक ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे वियतनाम है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत 132 नंबर पर है, टॉप पे उसमें स्विट्जरलैंड था। तो ये सब याद रखना। जल्दी आपको इंडेक्सेस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो अभी 10 अक्टूबर 2022 को हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने हेली इंडिया समिट 2022 का आयोजन किया। कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा। थीम क्या है? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसका उद्देश्य है हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करना। अच्छा, ये चौथा समिट है इस तरह का। पहला कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 2019 में हुआ था, देहरादून में। अच्छा, समिट्स की बात है तो मैं आपसे पूछूं अगर कि ब्रिक्स सम्मेलन इस बार ये कहाँ पे हुआ? चाइना में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ श्रीलंका में। इस बार का G7 इसकी अध्यक्षता किसने की? जर्मनी ने। और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ मैड्रिड, स्पेन में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे किया या स्थापित कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। और क्विज से याद आया, कल की क्विज में बड़ा आनंद आपको आया होगा। मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट्स टॉप 10 में आने के लिए क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं और फटाफट ऑप्शन देख के आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो 10-5 सेकंड में टॉप में आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कई बार समझाया है, आपको यहाँ पे टॉप नहीं आना है। अगर आते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी मेन कोशिश क्या होनी चाहिए? आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर आंसर लगाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस बनाना चाहता हूं मैं।
धीरे 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 करते करते क्वेश्चन को फास्ट रीड करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि एक बार क्वेश्चन को रीड करो और पूरा समझ में आ जाए, दूसरी बार क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत ना पड़े। ये इतनी मेहनत में जो करता हूँ क्विज बनाने के लिए, मेरे पास दूसरे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है आप लोगों के, जिनके पास लाखों में व्यूज आते हैं, उनके पास टीम होती है हर चीज की। यहाँ पे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम हो, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अभी समय खराब चल रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ आप ही लोगों के लिए, तो आप इस चीज का फायदा उठाओ। अब कल मैंने क्या किया, एक आध क्वेश्चन में हेर फेर कर दिया, तो जो लोग बिना क्वेश्चन को रीड करे आंसर लगाते हैं वो फंस गए। या अगर आप क्वेश्चन को रीड भी करते हो, उसके बावजूद भी अगर आपने आंसर गलत करा, तो आपको अपनी कमी अब यहाँ पे दिख रही होगी कि आपने क्वेश्चन को रीड करा फिर भी आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाए। तो ये आपकी कमी है, यही तो दूर करना चाह रहा हूं मैं, कि क्वेश्चन को एक बार रीड करो और अच्छे से समझ जाओ। कल वो एशिया कप वाला प्रश्न था, हमने पढ़ा था कि किसने जीता, भारत ने, मैंने वहां पे चेंज कर दिया कि कौन हारा, और इसी तरह से एक और कोई प्रश्न में चेंज कर दिया था तो अटक गया। तो कल की क्विज में देखते हैं कौन कौन महान स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में आए। तो पहले नंबर पे अविनाश झा, फिर है बिपिन, रोशन, अंशु सिंह, कुमार जी, अंजलि कुमारी, सुहालिया, सुमन कुमारी और संजय कुमार। बाकी अगर मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करा करें। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क।